Hello everyone, welcome to IQ Tab. This is the editorial discussion for 25th of January 2022. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन सा editorial को discuss करना है. Now, we'll talking about this editorial and this editorial. The first editorial is what talks about evolution of democratic society. Now, this particular editorial, इसके जो contents हैं, these are very important from GS2 point of view. और साथ में अगर आप ऐसे के पेपर्स देख रहे हैं पिछले लास्ट कुछ ईयर से, तो उसका जो पर्सपेक्टिव वो लगातार चेंज हो रहा है और ज्यादा फिलोसफिकल एसेस पूछे जा रहे हैं, राइट? तो उसी फिलोसफिकल एसेस के लिए आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है ये वाला आर्टिकल, बिकॉज इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द डिबेट बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स. हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हमारे लिए ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज के पर्सपेक्टिव में ये पर्टिकुलर एडिटोरियल बात करता है, तो हम उसी पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज. ठीक है, देखिए, दिस हैज अगेन बीन रिटन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जो हमारा बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसके पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, जहां पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो डिफरेंट जो फील्ड्स है, कहां कहां पर बजट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कहां कहां पर पैसे ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है, इसी चीज को यहां पर स्ट्रेस दिया गया है. इसमें मेन फोकस दिया गया है, इट इज अबाउट द एकोमोडेटिव स्टांस. जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है हमारा, वो डिफरेंट स्टांसेस को यहां पर यूज करता है, तो उसमें जो एक एकोमोडेटिव स्टांस होता है ना, उसी पर्टिकुलर चीज को यहां पर ज्यादा इंस्टांस दिया गया है कि क्यों हमारे लिए एकोमोडेटिव स्टांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से. तो हम इन दोनों एडिटोरियल को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा देखिए, यहां पर ये वाला एडिटोरियल जो है वो ओमिक्रॉन के बारे में है, ये वाला एडिटोरियल भी ओमिक्रॉन के बारे में है कि कैसे एग्जैक्टली जो ओमिक्रॉन है वो हमारे स्पेंडिंग्स को, पब्लिक स्पेंडिंग को, एजुकेशन को कैसे इफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ है. तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी बातें की हुई हैं. इसके अलावा अगर आप ये वाला एडिटोरियल देखेंगे, दिस अगेन टॉक्स अबाउट कि ओमिक्रॉन के कारण, कोविड के कारण जो स्कूल क्लोजर हो गए हैं, यानी कि एजुकेशन के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और उस चीज के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है. तो अगेन हमने इसके बारे में कल ही बात की थी और काफी ज्यादा बातें की हुई हैं. सो आई होप आपके पास इसके मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए काफी अच्छे पॉइंट्स होंगे, इसलिए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट कि व्हाट हैज बीन द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्यूटीज वर्सेस राइट्स. ठीक है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हल्के से पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. कुछ दिनों पहले क्या हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एक पर्टिकुलर जगह पर अपना भाषण देने जाते हैं और वहां पर एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो लगातार अपने राइट्स के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं, बट अपनी ड्यूटीज को भूलते जा रहे हैं. तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात की है कि हमें इंडिया के अंदर अपने राइट्स को छोड़ करके अपने ड्यूटीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है. तो यहां पर जो ऑथर है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को, ये बताना चाहते हैं कि क्या ये स्टांस सही होगा कि हम अपने राइट्स को यहां पर यूज करना छोड़ देंगे और हमें अपने ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दें. जो हमारी ड्यूटीज है वही हमारे लिए प्राइम यहां पर प्राइम फोर्स की तरह बन जाए, हमारे राइट्स यहां पर हमारे मतलब प्राइमरी चीजों से साइड हो जाए. तो क्या ये सही होगा? तो देखिए, ऑथर यहां पर इस बात से स्टार्ट करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है. देखिए, कोई भी कंट्री जब पैदा होती है ना, वो स्टार्टिंग में ही डेमोक्रेटिक नहीं बन जाती. जैसे इंडिया की बात कीजिए, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, बट इंडिया उसी टाइम डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता है. इंडिया ने ऑल्दो डेमोक्रेटिक खुद को बोला, राइट, उसके बाद लेकिन जो डेमोक्रेटिक, देखिए, डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंदर और डेमोक्रेसी एप्लीकेशन के अंदर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सो थ्योरी में तो हम बहुत ही इजीली अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि खुद को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं. अगर आप देखेंगे पिछले 5 से 6 डेकेड्स के अंदर, मतलब 50-60 साल के अंदर, हमने लगातार अपने राइट्स को यहां पर एक्सपेंड करने की कोशिश की है. लोगों को जो राइट्स प्रोवाइड किया उसको काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया गया है. सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, यानी कि कल्चरल राइट्स भी यहां पर काफी ज्यादा लोगों को दिए गए हैं, ताकि एक्चुअली हर एक लोग को यहां पर पावर मिले, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके, अपने थॉट और एक्सप्रेशन के लिए वो बिल्कुल फ्री हो, जो चाहे वो सोच सके, जो चाहे वो कर सके. हर पर्सपेक्टिव में यहां पे लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए गए. सिमिलरली जो डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं, नॉट ओनली इंडिया बट कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो इस बात की रिस्पेक्ट करता है कि एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है दैट इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ग्रुप राइट्स. देखिए, एक तरफ तो यह है कि इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को आप में से किसी को आप साइड नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि यहां पर इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू ग्रुप राइट्स. ठीक है, अब देखिए, जो ड्यूटीज होती हैं, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो देखिए, वो लीगल ड्यूटीज भी होती है और मॉरल ड्यूटीज भी होती हैं. दे आर चेरिस्ड इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स दोस राइट्स. अब ड्यूटीज को आपको याद होगा, ये ड्यूटीज स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं थी, राइट. इसको बाद में लाया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. दिस वाज द मेन एक्ट जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को मतलब इंश्राइन किया गया था. अब देखिए, स्टार्टिंग में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दी गई थी, ड्यूटीज क्यों नहीं दी गई थी? अगर आप उसका हल्का सा सोचेंगे, ऐसा इसलिए था बिकॉज जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उन्होंने ये सोचा था कि देखिए, राइट्स तो आपको कहीं ना कहीं एक्सर्ट करने पड़ेंगे, मतलब लोगों को राइट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट जो ड्यूटीज है ना, वो लोगों को पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है,
इसी चीज के लिए ड्यूटीज को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया था, बट 1976 के अंदर जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट थी उनको ऐसा लगा कि ड्यूटीज को भी यहां पर प्रॉपर्ली मेंशन करना चाहिए, उनको लीगल सैंक्टिटी देनी चाहिए, इसलिए उस ड्यूटी को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया। बट द पॉइंट इज कि जो ड्यूटीज है वो कहीं ना कहीं राइट्स को रीइंफोर्स करने के काम आती है, ड्यूटीज यहां पर राइट्स के ऊपर सुप्रीम नहीं हो सकती है। ठीक है, इट इज क्लियर। अब देखिए, द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव मस्ट बी अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज है दो बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, राइट्स और ड्यूटी जो होती है हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जहां पर आपके पास राइट्स होंगी ऑटोमेटिकली आपके वहां पर कुछ ना कुछ ड्यूटीज होंगी, और जहां पर भी आपके कुछ ड्यूटीज होंगी ऑटोमेटिकली वहां पर आपके कुछ ना कुछ राइट्स होंगी। ये दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम चीजें। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स विद फ्रीडम। नो व्हाट इज द अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को राइट्स और ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आपको कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसका मतलब है कि आपको कुछ करने की ड्यूटी दी गई है। एंड ऑन द अदर साइड फ्रीडम इज अ काइंड ऑफ राइट। आपको कुछ करने का फ्रीडम दिया गया है, मतलब आपको राइट दिया गया है कुछ पर्टिकुलर चीज करने का। तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके पास साथ में कुछ फ्रीडम आता है कुछ काम करने का। सिमिलरली जो आपके पास कुछ फ्रीडम आता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दीज टू आर इंटर रिलेटेड, दीज टू आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों पहले बोलते हैं कि देयर इज अ नीड, मतलब देयर इज अ नीड ऑफ डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों चीजों को अलग अलग करना, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन को अलग अलग करने के लिए उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि जो कंट्री है, जो आवर कंट्री, पिछले 70 सालों से हम लगातार अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, बट अपने ड्यूटीज को लगातार नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा उनका स्टेटमेंट था। आपको थोड़ा सोचना है कि क्या ये सच है, क्या हम लगातार अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं बट अपने ड्यूटीज को हम बिल्कुल साइड कर देते हैं? क्या हम अपने ड्यूटीज को यहां पर पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं? हिज स्पीच वाज नॉट, ऐसा देखिए, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस पर्टिकुलर चीज को बोला है। अब प्लीज कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट इज इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इलेक्शन के टाइम में जो लीडर्स होते हैं दे डू टेंड टू से कुछ ऐसे चीजें बोलते हैं जिसका वो सच में आगे जाकर कभी होता है कि मीनिंग नहीं करते हैं, बट वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग बोल देते हैं। तो अगेन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट वाज सेड कि फाइटिंग फॉर राइट्स बट नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज, क्या ये सही है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचना है, इसके बारे में थोड़ा पॉन्डर ओवर करना है। अब देखिए, बोला जाता है कि जो सर्विस एंड सैक्रिफाइस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स है, जो हमारे कितने ही नेशन बिल्डर्स थे, हमारे पटेल, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, जितने भी थे, कितने ही उन लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए, कितने उन लोगों ने अपने सैक्रिफाइसेस प्रोवाइड किए हैं। बट द पॉइंट इज, क्या उन्होंने इस चीज के लिए किया था कि आगे जाकर हम राइट्स वर्सेस ड्यूटीज की यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट में लग जाए, या फिर उन्होंने इसलिए किया था ताकि राइट्स, डिग्निटी, ऑटोनॉमी हर एक पर्सन को यहां पर इक्वली मिलना चाहिए? उन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस इसलिए किए थे ताकि हर एक पर्सन, जो मॉडर्न इंडिया का जो जितने भी सिटीजन होंगे उन सबको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। अब किसी भी टाइप का अगर ऐसा नोशन आता है, किसी भी टाइप की अगर ऐसी थिंकिंग आती है जहां पर राइट्स और ड्यूटीज को एडवर्सरिएट बोला जाता है, यानी कि राइट्स और ड्यूटीज को यहां पे अलग अलग बोला जाता है, या फिर राइट्स या ड्यूटीज को हायरार्की बोला जाता है कि एक ऊपर है एक नीचे है, एक मतलब एक सुप्रीम है दूसरा सुप्रीम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सोफिस्टिक हो जाएगा। सोफिस्टिक का मतलब है विच इज नॉट आइडियल, विच इज नॉट राइट, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो इसका मतलब है राइट्स एंड ड्यूटीज को आप एडवर्सरियल नहीं बोल सकते। एडवर्सरियल का मतलब होता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते, दोनों को एक दूसरे के एडवर्सरीज नहीं बोल सकते, एंड साथ ही साथ राइट्स एंड ड्यूटीज को आप हायरार्किकल नहीं बोल सकते। इसका मतलब है आप ये नहीं बोल सकते कि राइट्स ऊपर है ड्यूटीज नीचे, या फिर ड्यूटीज ऊपर राइट्स नीचे है। आप दोनों ही पर्सपेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, दोनों ही यहां पर गलत है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी एंड फ्रीडम दोनों मिली है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। अगर हमारे राइट्स की बात करेंगे, देखिए, एक तो हमें अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमें इक्वालिटी मिली हुई है अपने राइट्स में, हमें फ्रीडम मिला हुआ है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसमें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ कल्चर है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एजुकेशनल राइट्स है, हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर राइट अगर हमारा कोई वायलेट होता है, हमारा कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, तो आप आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर डायरेक्टली अपील कर सकते हो अपने उस राइट को फिर से एनफोर्स कराने के लिए। ये सब चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर यह पता चलता है कि हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट जो है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसको बचाने के लिए यहां पर इतनी सारी चीजें की जा रही हैं ताकि हर एक पर्सन को प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स मिले। नाउ द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे, 70 ईयर्स में देखेंगे, तो हमारा डेमोक्रेसी लगातार इवॉल्व हुआ है, काफी ज्यादा डेमोक्रेसी हम डीपन हुए, मतलब काफी ज्यादा हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हमने लगातार अपने लोगों को राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो था वो स्टार्टिंग में नहीं हुआ करता था, वो 2009 के आसपास आता है, 2005 के आसपास आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2009 में आता है, राइट टू प्राइवेसी भी 2021 के अंदर आई है। ये सब राइट्स पहले थी नहीं, ये सब राइट तो अभी भी हम इवॉल्व हो रहे हैं, ये सब चीजें हम अभी भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर पूरी तरीके से इंश्राइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम यहाँ पर एक ऐसे डिबेट में पड़े हुए हैं कि क्या राइट टू लाइवलीहुड जो है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट? हम अभी भी इस पर्टिकुलर चीज में डिबेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ दूसरे कंट्रीज का। देखिए, आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, नॉर्वे, वो सब जो आसपास की कंट्री है, कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखेंगे तो अराउंड आई गेस 2015-2016 के आसपास में एक न्यूज आया था जिसमें ये पता चला था कि राइट टू 2 Mbps speed of internet is a fundamental right in Scandinavian countries. Now just think about this. This is the kind of development they have already achieved. India अभी भी उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ स्ट्राइव कर रहा है। इंडिया उससे इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। सोचिए, उन्होंने राइट टू 2 Mbps इंटरनेट स्पीड उन्होंने फंडामेंटल राइट्स कर रखा है, तो क्या वो इस चीज के ऊपर फाइट कर रहे होंगे कि क्या राइट टू प्राइवेसी उनके पास होना चाहिए कि नहीं, राइट टू लाइवलीहुड उनके पास होना चाहिए कि नहीं, राइट टू प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, क्या हमें ये बोलने की जरूरत है कि हमारे लिए प्रॉपर राइट्स होने चाहिए फिर नहीं होने चाहिए? क्या ये खुद से ही मतलब डायरेक्टली ये चीज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है खुद को? अब देखिए, स्टेट की अगर आप फिडेलिटी देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो कि ये देखा गया है कि राइट्स को बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया जा रहा है। सिटीजंस जो है दे आर जनरली ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। अगर आप हमारी कंट्री को देखेंगे, देखिए, अगर हमारे आप कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बात देखिए, अभी हम पीछे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, अब हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सिटीजंस है, दे आर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज आर इंटेग्रिटी एंड हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑल्दो इंडिया के अंदर देखिए किसी भी टाइप का कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है। व्हाट इज कॉन्स्क्रिप्शन? कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है फोर्सफुल एंट्री इनटू द मिलिट्री। सिंपल वर्ड्स में मतलब आपको अगर फोर्सफुली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर फोर्सफुली इंडक्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्क्रिप्शन। और इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्री है जहां पे कॉन्स्क्रिप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपने सुना होगा, इजराइल है, ठीक है, और ब्राजील है, ईरान भी है, ठीक है। ये सारे के सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे कॉन्स्क्रिप्शन का लॉ होता है, मतलब वहां पर फोर्सफुली मिलिट्री के अंदर लोगों को इंडक्ट किया जाता है, बी इट मैन या वुमेन, सबको, ठीक है, सबको यहाँ पर मिलिट्री का एटलीस्ट आई गेस 5 साल का टर्म कंप्लीट करना होता है। देखिए, इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन इसके बावजूद इंडिया के अंदर ये एक वो लिखी हुई है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है कि हमें अपनी कंट्री को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना है। एंड दिस इज वेरी वेरी, वो हमें डायरेक्टली समझ आता है चीजें, हाँ, कि हमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो वी आर ऑल रेडी, राइट? अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज की बात करेंगे तो एक ड्यूटी हमारा बोलता है कि हमें अपने हार्मनी में रहना है, हमें ब्रदरहुड के साथ रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, हमें ह्यूमनिज्म यानी कि इंसानियत को डेवलप करना है, हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब हर चीज के पीछे हमें एक वाई लगाना है, मतलब क्वेश्चन पूछना है, हमें हर चीज को डायरेक्ट, किसी भी चीज को हम डायरेक्टली मानना नहीं है। ये सब चीजें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। अगर किसी भी तरीके से अगर हमारा स्टेट पॉलिसी यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां अपने राइट से लेकर चेंज होकर ड्यूटीज की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, जहां पर हम ड्यूटीज को तो बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे बट अपने राइट्स को वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे, मतलब राइट्स को वैल्यू देना बंद कर देंगे, तो हमारे लिए बहुत ही एब्सर्ड कंडीशन हो जाएगा, बिल्कुल भी सही कंडीशन नहीं होगा, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए। देखिए, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम फंडामेंटल राइट को हटा करके, मतलब फंडामेंटल राइट को अंडरमाइन करके फंडामेंटल ड्यूटीज को हम ज्यादा वैल्यू दें, ओके, एक तरफ तो हम ये डिबेट कर रहे हैं। बट अगर आप सेकंड तरफ सोचिए तो बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे पुअर एरियाज ऐसे हैं जहां पर तो अभी तक उनको फंडामेंटल राइट्स भी सही से नहीं मिल रही है। अभी भी हम उनको फंडामेंटल राइट्स दिलाने के लिए बातें कर रहे हैं, तो आप कैसे ही बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हटा करके यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को आप डेवलप कर देंगे और फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? एक देखिए, अगर आपको कंट्री के अंदर प्रोग्रेस लाना है, अगर आपको कंट्री के अंदर अच्छा गवर्नेंस चाहिए, तो एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारे सिटीजंस का एनलाइटेंड होना बहुत जरूरी है। मतलब कि लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है, लोगों को अपने राइट्स एंड लोगों को अपने ड्यूटीज दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बट ड्यूटी जो है हमारी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इट इज नॉट समथिंग दैट द सिटीजंस ओव टू द स्टेट। ऐसा नहीं है कि हम मतलब स्टेट्स को ओ करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे तो स्टेट्स हमारे पीछे कुछ कर सकता है। द पॉइंट इज इट इज अ ड्यूटी, ये चीज हमें समझनी है, दैट इज मतलब कंप्लीटली फाइन, बट स्टेट हमें इन चीजों के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है? ये चीज आपको समझना है। द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन टू द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ अ नेशन कैन बी मीनिंगफुल, वो तभी मीनिंगफुल हो सकता है जब राइट्स और जो है वो स्टेट के द्वारा गारंटी की गई हो और ड्यूटीज के लिए यहां पर किसी को फोर्स ना किया जाए। ड्यूटी शुड कम फ्रॉम विद इन, लोगों के अंदर से ड्यूटी करने की, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूटी को फॉलो करने का जो पर्सपेक्टिव है वो लोगों के अंदर से आना चाहिए, ठीक है? दैट शुड बी इनवर्ड। आप किसी को फोर्स करके उनसे ड्यूटी नहीं करवा सकते हो, दैट इज नॉट राइट, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में और डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जो ऑथर है उनके द्वारा, जहां पर बोला जाता है कि एक जो कोई भी मान लीजिए इंसान है, ही हैज अ राइट टू यूज द, एक ऐसा रोड जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, पब्लिक रोड को यूज करने का पूरा राइट है, लेकिन साथ ही साथ इस राइट्स के साथ ऑटोमेटिकली एक आपकी ड्यूटी आती है, दैट इज टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। सिंपल सी बात है, अगर आप पब्लिक रोड को यूज कर रहे हैं तो आपको आपके ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना होगा, दैट इज योर ड्यूटी। यहां पर आपको इस चीज के लिए अलग से आपको रूल बनाने की जरूरत नहीं है। राइट्स एंड ड्यूटी जो है दे आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन, जब दोनों साथ में यूज किए जाएंगे ना तभी दोनों काम आएंगे। अगर दोनों को अलग अलग कर दोगे तो दैट विल नॉट बी गुड।
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के कमेंट्स आए हैं दैट कम्स अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस अगर आप लगाने स्टार्ट कर दोगे राइट्स के ऊपर तो यहां पर प्रॉब्लम इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू मीडिया, राइट टू जर्नलिज्म, एवरीथिंग के ऊपर यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए हैं, जहां पर स्टेट्स का जो कोर्सिव पावर है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, द एम्फेसिस ऑन द ड्यूटी अलॉन्ग विद द डी एम्फेसिस ऑफ राइट्स, ये भी अभी तक बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम ड्यूटी के ऊपर एम्फेसिस करेंगे बट अगर हम राइट्स के ऊपर एम्फेसिस नहीं करेंगे या फिर अपना एम्फेसिस हम राइट्स के ऊपर से हटा देंगे, दैट विल बी एक्चुअली प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स, यानी कि हम अपने रिपब्लिकन टाइम से पीछे चले जाएंगे। रिपब्लिक आपको याद है 26 जनवरी 1950 के अंदर हम रिपब्लिक बने थे, जहां पर हमने ये बोला था कि हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स मिलेंगे, हर एक पर्सन के कुछ ना कुछ ड्यूटीज होंगी। ठीक है, बट ड्यूटीज को यहां पर मेंशन नहीं किया गया था, यहां पर सिर्फ राइट्स को मेंशन किया गया था। तो अगर हम सोचिए यहां पर राइट्स को हटा करके फिर से ड्यूटीज लाएंगे तो आपको नहीं लगता कि हम इसके पीछे चले जाएंगे, हम प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स में वापस निकल जाएंगे एंड दैट विल नॉट बी एक्चुअली प्रोग्रेस। अगर हमें यहां पर एक ऐसा ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी बनाना है और जहां पर किसी भी तरह का मतलब हर तरफ एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाए, हर तरफ लेबर्स और नॉर्म्स को फोर्सफुली यहां पर लोगों को मतलब काम कराना स्टार्ट कर दे, दैट विल बी एंटीथेटिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इसलिए ताकि हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स दिए जा सके। अगर आप यहां पर ड्यूटी पे फोकस करेंगे, देखिए ड्यूटी पे फोकस करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट द पॉइंट इज ड्यूटी शुड कम फ्रॉम विद इन। लोगों के अंदर से ड्यूटीज को फुलफिल करने का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ड्यूटी आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। राइट्स जो है, राइट्स लोगों का एक टाइप का राइट है अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स जो डायरेक्टली जो लोग हैं सिटीजन जो है वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि स्टेट जो है वो सिटीजन से ड्यूटीज के डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकता है। ये चीज ऑब्वियसली देखिए ये ड्यूटीज होना है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग और सिटीजन्स को चीज फॉलो करना चाहिए, बट द स्टेट ये चीज नहीं कर सकती है कि एक चीज को यहां पर एम्फसाइज करके सेकंड चीज को डी एम्फसाइज करना स्टार्ट कर दे। दैट विल नॉट बी द प्रोग्रेस। ठीक है, हम कहीं ना कहीं पीछे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट आर्टिकल प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड आर्टिकल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। अगेन ये आर्टिकल लिखा हुआ है जो हमारा बजट आने वाला है उसके पर्सपेक्टिव में, हम उसी पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है लगातार इंक्रीज हो रही है, काफी ज्यादा माउंट अप हो रही है, और नॉट ओनली इन इंडिया बट एट द ग्लोबल लेवल, जहां पर देखा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज हो रहा है कि यूएसए ने अपनी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ इसका रिलेशनशिप क्या है, इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना है और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन क्या है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप इन्फ्लेशन को समझेंगे, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस का राइज होना। अगर प्राइसेस राइज होंगे इसका मतलब क्या है, प्राइस क्यों इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज इसलिए हो गया है बिकॉज मार्केट के अंदर चीजें ज्यादा है, या फिर मार्केट के अंदर आप समझ सकते हैं पैसा ज्यादा है, मनी का सप्लाई जो है मार्केट के अंदर ज्यादा बढ़ गया है। मनी सप्लाई ज्यादा होने के कारण लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा होने के कारण क्या हो रहा है, लोग एक ही चीज का ज्यादा पैसा देने को रेडी हो रहे हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर चीज पहले 10 रुपए की मिल रही थी, अब अचानक से अगर वो 11 रुपए की हो गई है तब भी लोग उसको पैसा देने को रेडी है, इसलिए इसका प्राइस अब 11 रुपए हो चुका है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन सीधे शब्दों में। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो आपके पास सिंपल मेथड क्या है, अगर आप इस मार्केट से मनी का सप्लाई रिड्यूस कर दो तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज लोगों के पास पैसा आना बंद हो जाएगा, लोगों के पास पैसे का जो स्टोर है वो कम हो जाएगा, उसके कारण ऑटोमेटिकली लोगों की स्पेंडिंग बंद हो जाएगी। अब देखिए अगर आपको मार्केट सप्लाई बंद करना है तो इसका आपको सिंपल तरीका होता है कि जो आपका बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है उसको आप इंक्रीज कर दो। ठीक है, बैंक्स का अगर आप इंटरेस्ट रेट मतलब इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, लोग यहां पर लोन नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं ले पाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोग ऑब्वियसली डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन थिंग। यूएस के अंदर जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो यूएस ने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर यूएस के यहाँ पर जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, लोग वहां पे क्या हुआ है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके कारण एक प्रेशर आ रहा है हमारे खुद के आरबीआई पे, हमारा जो इंडिया का आरबीआई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है कि हमें भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना होगा। क्यों, आपको याद होगा हमने 3-4 दिन पहले भी इस बारे में बात की थी कि हमारा WPI इन्फ्लेशन और जो CPI इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है दैट हैज ऑलरेडी इंक्रीज 5.1%। आपको याद होगा हमारा WPI का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 14% के आसपास पहुंच चुका है, और जो हमारा CPI का इन्फ्लेशन है ऑलरेडी 5% के आसपास पहुंच चुका है, और हमारा रेंज कितना है 2% से लेकर 6% तक। तो हम 6% यानी कि हम हायर साइड में जा रहे हैं। इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इसको चेंज करना जरूरी है, इसको थोड़ा सा संभालना जरूरी है। हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके डिफरेंट स्टांसेस होते हैं। ठीक है, स्टांसेस को अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब बस ये समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कमेटी है, आरबीआई ने क्या किया है, एक एमपीसी नाम की एक बॉडी फॉर्म किया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका सीधा सा काम यह है कि हर 2 महीने में मिलता है, यानी कि बाई मंथली मिलता है, और ये डिसाइड करता है कि कंट्री का इकोनॉमिक किस तरीके से चल रहा है, कंट्री के अंदर जो भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसको किस तरीके से चलाना है, उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, न्यूट्रल रखना है, क्या करना है, वो सब ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है। अब
शॉर्ट में आपको ये समझना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अभी का स्टांस जो है दैट इज एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। तो अब ये समझ गए एकोमोडेटिव। अब देखिए ग्लोबली क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो इन्होंने ये किया है कि अपने अपने इंटरेस्ट रेट को यहां पर इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। क्यों इंक्रीज इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं? आई होप आप समझ गए। इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए यहां पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जा रहा है। हाउएवर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग फरवरी 2022 के अंदर होने वाली है। लेट्स सी कि क्या होता है उस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर, जो भी होगा हम देखेंगे। नाउ बिफोर एनीथिंग एल्स सबसे पहले थोड़ा सा आपको यहां पर बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, ठीक है। और अगर आप ये चीज समझ जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और उसके स्टांसेस क्या होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सिंपल शब्दों में मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, ठीक है। मनी मतलब पैसा। तो किसी भी टाइप के पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है पूरे कंट्री के अंदर, उसी चीज के लिए पॉलिसी बनाई जाती है बाय आरबीआई की कमेटी दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सा मतलब क्या है कि मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पैसों का जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको किस तरीके से यूज करना है, जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के कंट्रोल के अंदर होता है, ताकि रेगुलेट कर सके कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना मनी सप्लाई होगा और कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा। इसका सीधा सा मतलब है कितना लोन अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में समझ गए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है, आरबीआई की जो एक बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहां पर कुछ एक्शंस लेती है जिसके अंदर ये कुछ रूल्स को ड्राफ्ट करती है, उसे अनाउंस करती है और उस रूल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, ताकि जो पैसा कितना पैसा अभी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब पूरे कंट्री के अंदर हमारा कितना पैसा प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को यहां पर कंट्रोल किया जा सके। ये ठीक है, ये क्लियर है। अब सेकंड चीज देखिए, इसी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के मैनेजमेंट को यहां पर बोला जाता है कि दिस इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए यहाँ पर दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, जो कि इंडिविजुअल के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कितना स्पेंड कर रहा है, इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर रहा है। और सेकंड होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है विच इज लार्जर इन नंबर। लार्जर का मतलब है कंट्री लेवल पे चेक किया जाता है कि कंट्री लेवल पे इन्फ्लेशन कितना है, कंट्री के लेवल पे टोटल कंजम्पशन कितना है, कंट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, कंट्री की लिक्विडिटी कितनी है, ये सब चीजें कहते हैं। इन्हीं चीजों को, हर चीज को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट इज डन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दैट इज अ ग्रुप, दैट इज अ बॉडी फॉर्म बाय आरबीआई, जो कि हर 2 महीने में मिलती है। आई होप आपको इसका बेसिक क्लियर है। अब जैसा हमने देखा एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, जो कि आरबीआई की बॉडी होती है, ये हर 2 महीने में मिलती है और ये मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ स्टांसेस लेती है, ठीक है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो डिसीजंस लेती है ना, उसको कुछ वर्ड्स में यहां पे सिग्निफाई करता है। देखिए मान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है और हर बार अगर वो सोचे, मतलब 100 पन्नों का, मतलब 100 पेजेस का अगर यहां पर इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगी कि हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हर बार ये बहुत ज्यादा टायरसम प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, राइट। बहुत ही टफ हो जाएगा हर चीज। इसलिए क्या करती है, यहां पर 4 वर्ड्स बनाए गए, सिंपल वर्ड 4 वर्ड्स है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज डॉविश, सेकंड इज कॉल्ड एज हॉकिश, थर्ड इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। ये 4 स्टांसेस सिंपल है, आप समझ सकते हैं, 4 वर्ड्स हैं। तो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आपस में मीटिंग करती है, सब कुछ मीटिंग करने के बाद सारा कुछ डिसाइड करती है, उसके बाद जो भी वो डिसीजन लेती है उसके बेसिस पे इन चारों में से एक वर्ड को रिलीज कर देती है पब्लिक के सामने। मतलब वो बोलती है कि हमारा नेक्स्ट स्टांस जो है वो ये होने वाला है, जो भी इनमें से चारों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही शॉर्ट में समझना है कि ये चारों पॉलिसीज क्या होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है हॉकिश। हॉकिश का मतलब क्या होता है, हॉक। हॉक सुना होगा आपने, हॉक एक टाइप का बर्ड होता है, दैट इज बेसिकली बाज आप कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, बाज। देखिए हॉकिश का मतलब है विच इज हॉक इन नेचर। हॉक का मतलब होता है विच इज वेरी एग्रेसिव। अग्रेसिव का सीधा सा मतलब क्या है, देखिए अगर इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो जैसा हमने देखा, आपको सीधा से क्या करना है, अपने आपको इंटरेस्ट रेट को यहां पर इंक्रीज कर देना है ताकि लोगों के पास पैसा ना रहे, ठीक है। अब जब भी आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेसिवली इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, उस चीज से गार्ड करने के लिए हमारी कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा हॉकिश प्लान को चूज करेगी। हॉकिश का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया जाएगा, हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बोरोइंग विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। क्यों? मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बैंक से आपको पहले लोन मिल रहा था 6% के इंटरेस्ट रेट पे, मतलब अगर आप 100 रुपए ले रहे थे तो आपको बदले में 106 रुपए वापस करना पड़ता 1 साल के बाद, मान लीजिए ईयरली था, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि इस 6% को इंक्रीज करके यहां पर 12% कर दिया गया, ठीक है। अब आपको 100 रुपए लेने पर 112 रुपए वापस करने पड़ेंगे बैंक को। तो क्या अब आप लोन लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट। इस बिकॉज आपको कहीं ना कहीं आपको घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया जाएगा कि बोरोइंग बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, लोन्स जो आप बैंक से लेते हो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसके कारण इट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। अब देखिए ये चीजें इंडिया के अंदर फैमिली बिजनेस के अंदर काम नहीं करती, ये सब हाउस होल्ड के अंदर काम नहीं करता, ये सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वहां पे काम करता है, जहां पर जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, राइट। उन लोन्स के लिए अगर सोचिए वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना जो पैसे हैं मतलब वो लेना बंद कर देंगे। पैसे लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा, मतलब ये लोग लोन लेना बंद कर देंगे, उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कंजम्पशन जो हमारा मार्केट है उसके अंदर चीजें आनी कम हो जाएगी, उसके कारण पैसा मार्केट में नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। इसको समझते हैं। तो
आप ये चीज समझ गए कि इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे, इंटरेस्ट रेट हाई करने के कारण क्या होगा, बोरोइंग यहां पर बहुत कम हो जाएगी, बोरोइंग कम होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग कुछ परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे तो लोग डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएंगे और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। दिस इज द मेन थिंग, किस तरीके से हॉकिश पॉलिसी काम करता है। ठीक है, हॉकिश पॉलिसी का सीधा सा मतलब है जहां पर आप इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझना है, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोग यहां पर पैसे लेना कम कर देंगे, लेकिन उससे एक फायदा ये होता है कि आपकी कंट्री की जो करेंसी होती है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। मतलब ठीक है, क्यों देखिए क्यों, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है, मान लीजिए आपका हमारा जो रुपये है, जो डॉलर है या फिर जो हमारा रुपये है, अगर इनका मतलब इंटरेस्ट रेट यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, लोग यहां पर ज्यादा पैसा ले नहीं पाएंगे। अब जो भी दूसरी कंट्री, मान लीजिए इंडिया से अगर इंडियन रुपए खरीदना चाहती है तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, अब इंडिया की वैल्यू बढ़ चुकी है, इंडिया का वैल्यू इतना बढ़ गया कि अब इंडिया का एक रुपए खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज समझ गए, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमेशा कंट्री का जो हमारे करेंसी की वैल्यू है वो हमेशा स्ट्रेंथन होगी, काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो पहला समझ गए हॉकिश। सेकंड समझते हैं डॉविश। डॉविश क्या होता है, डॉविश का देखिए, हॉकिश का एक्जैक्टली उल्टा जो होता है वो होता है डॉविश। हॉकिश में क्या होता है, बहुत ही एग्रेसिव, डॉविश का मतलब है बहुत ही ज्यादा काम। ठीक है, बहुत ही पीसफुल सॉल्यूशन, बहुत ही काम। देखिए हॉकिश काम तब आता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है, डॉविश तब काम आता है जब डिफ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही होती है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रहा है तो सिंपल से शब्दों में आपको इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, आपको मनी इन्फ्यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट यहां पर डिफ्लेशन का अगेंस्ट गार्ड करना चाहती है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना होता है, इसलिए क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को यहां पर लो कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जैसे लो होगा, मान लीजिए कि पहले आपको 100 रुपए पे 106 रुपए पे करना पड़ रहा था बिकॉज आपका 6% इंटरेस्ट रेट था, मान लीजिए 6% को यहां पर रिड्यूस करके 4% कर दिया गया। मतलब अगर आप 100 रुपए लोन लेंगे तो आपको सिर्फ 104 रुपए पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अब आपका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होगा, यहां पर लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। इसके कारण ठीक है, ये चीज समझ गए आप। डॉविश में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा लो हो जाता है। इंटरेस्ट रेट लो होने के कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर लोन लेना स्टार्ट करते हैं बैंक से, अदर सोर्सेस से, और लोग के हाथों में पैसा आता है। लोग के हाथों में पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली चीजों के प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और इकोनॉमी जो है जो डिफ्लेशन से बाहर आके नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आ जाती है। दिस इज व्हाट डॉविश लुक्स लाइक। तो आपने यहां पर देखिए हॉकिश में आपने एक चीज देखा था कि यहां पर क्या होता है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, करेंसी की जो हमारा जो वैल्यू है स्ट्रेंथन हो जाता है। पर डॉविश के अंदर इसका उल्टा आता है, हमारी करेंसी की वैल्यू यहां पर डाउन हो जाती है, बिकॉज हमारी करेंसी बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। हमारी करेंसी इतनी इजीली अवेलेबल होती है कि कोई भी उसको कितने भी पैसों में, मतलब कम पैसों में उसको खरीद सकता है। इसी चीज के लिए हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड स्टांस इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव स्टांस, और ये स्टांस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। देखिए इसका सीधा सा मतलब है, एकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है, कहीं पे एकोमोडेट करना। एकोमोडेट करना मतलब कहीं पर भी फिट होने की कोशिश करना। ठीक है, जैसी जरूरत उसके हिसाब से फिट हो जाओ, दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमारा मनी सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, मतलब हमारा जो इकोनॉमी है, बेसिकली आप समझिए इकोनॉमी जो है उसका धीरे धीरे ग्रोथ स्लो हो रहा होता है। तो जब ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमारे मनी के अंदर पैसा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। पैसा कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, मतलब इससे पहले कि आपका कंट्री पूरी तरीके से डॉविश वाली लिस्ट में जाए, मतलब पूरी तरीके से डिफ्लेशन में जाए, उससे पहले अगर आप थोड़ा मोड़ा पैसा डाल के इसको एक्सपेंड कर दो, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटिव। ठीक है, मतलब आपका देखिए अभी तक आपका इकोनॉमी जो है नीचे की तरफ जा रहा था, अभी पूरी तरीके से नीचे गया नहीं है बट अभी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेवलिंग ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे है। तो उसी टाइम आपने पैसा देकर इसको क्या रिवाइव कर दिया, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है, मेन एम क्या है, मेन एम सीधा सा होता है कि आपको स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है। तो अगर आप लोग के हाथों में पैसा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा होगा तो लोग उसे स्पेंड करेंगे। तो अगर आप एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, ये हमेशा इंप्लीमेंट तब किया जाता है जब भी आपको यहां पर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, इसलिए इसे इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। इन डूइंग सो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को बार बार यहां पर कट किया जाता है। मतलब जैसे पहले 4% था, उसको नेक्स्ट टाइम कम करके 3.75 कर देंगे, फिर उसको मतलब रिड्यूस कर देंगे, 3.5 कर देंगे, फिर रिड्यूस कर देंगे, ऐसे होता है। तो मतलब सक्सेसिवली, मतलब लगातार ही डिक्रीज किया जाता है इंटरेस्ट रेट को। दिस इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव स्टांस। इससे क्या होता है, बोरोइंग बहुत ज्यादा चीपर हो जाती है, बहुत ही सस्ते में आपको लोन्स मिल जाते हैं। तो आप ये भी समझ गए। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। न्यूट्रल का सीधा सा मतलब है जो जैसा है उस वैसा ही छोड़ दो, ना ही ये स्टिमुलेट करेगा, ना ही इंक्रीज करेगा, ना ही किसी को रिस्ट्रेन करेगा, ना ही स्लो डाउन में लेकर जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस आर जस्ट राइट, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉलिसी। तो आई होप आप यहां पर पहला हॉकिश था, सेकंड डॉविश था, थर्ड यहाँ पे एकोमोडेटिव था, एंड फोर्थ न्यूट्रल था। चलो समझ गए। शॉर्ट में देखते हैं हॉकिश का सीधा सा मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज हो गया है, उस चीज को कंट्रोल करना है तो आपको यहां पर इन्फ्लेशन, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा। सेकंड कॉल्ड इज डॉविश। डॉविश का मतलब है आपका जो इकोनॉमी है लगातार डाउन की तरफ जा रही है, आपको पैसा स्पेंड करना है, मतलब पैसा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज करना है। अगर आपको पैसा इन्फ्यूज करना है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा आपको लो करना होगा। इंटरेस्ट रेट अगर आप लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और फिर पब्लिक स्पेंडिंग करेंगे। थर्ड इज कॉल्ड इज एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव का मतलब है कि आपका इकोनॉमी पूरी तरीके से नीचे गिरा नहीं है, अभी तक नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस चीज को रोकने के लिए पहले अगर पैसा दे दो, स्टांस करके उसको उसी टाइम उसको रिवाइव करा दो, दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव। एंड फाइनली न्यूट्रल
का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, कुछ भी चेंजेस मत करो। ये हमारे 4 टाइप के हमारे वो थे, ठीक है, पॉलिसीज थे। अब देखिए, अब जो आर्टिकल था, आर्टिकल पे वापस आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के अंदर बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया है। इन्फ्लेमेशन हाई होने का सिंपल सा आपको याद होगा, डब्ल्यूपीआई हमारी 14.32% पे पहुंच चुका था नवंबर के अंदर। दिसंबर के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ था, 13.56% पहुंच गया था, लेकिन अभी भी 13.56 इज अ वेरी वेरी हाई नंबर। अगर आप सीपीआई की बात करेंगे, हमारा रेंज कितना होता है 2% से 6% के बीच में, लेकिन यहां पर हमारा देखिए 5.03% पे पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, हमारा इन्फ्लेशन जो है वो राइजिंग ग्रोथ की तरफ है, मतलब इन्फ्लेशन हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को यहां पर कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली अकोमोडेटिव स्टांस की जरूरत है, ठीक है। यहां पर अब देखिए, इट हैज बीन आर्ग्यूड कि जो हमारा इन्फ्लेशन है और जो अभी हो रहा है दैट इज ट्रांजिटरी इन नेचर। इसका मतलब क्या है, कोविड के कारण हमारा सप्लाई चेन खराब हो गया, सप्लाई चेन खराब होने के कारण हमारी स्पेशली 2 चीजें, एनर्जी और फूड प्राइसेस, इसके कारण वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी कारण एक्चुअली हमारा इन्फ्लेशन यहां पर आया है। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग, ये चीज तो हमें ध्यान रखना है। सेकंड, यहां पर जो ऑथर बताते हैं वो एनपीएस के बारे में बताते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं इसके बारे में बताते हैं, जहां पर ये बोलते हैं देखिए, आपने पिछले कुछ सालों में देखा, पिछले 2 सालों के अंदर जो हमारा कोविड के कारण सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो गया। खराब होने के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर इन्फ्यूज किया। सोचिए, अगर पैसा मार्केट के अंदर इन्फ्यूज किया गया तो जो पहले वाला पैसा था वो भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, और जो नया पैसा गया है वो भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर इतना ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है, पैसा कहीं ना कहीं है तो लोगों के पास ही ना। अगर पैसा लोगों के पास है, इसका मतलब है पब्लिक के पास ज्यादा पैसा अभी के टाइम में, और ये आगे जाकर इन्फ्लेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इस चीज को जल्दी से जल्दी रोकने की जरूरत है। अगर ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो आपने सेकंड टाइम, आपको याद होगा पिछले साल हमने 20,000 करोड़ इतना रुपया हमने गवर्नमेंट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर वो किया था, इन्फ्यूज किया था। सोचिए, पहले का जो पैसा है वो तो ऑलरेडी था ही, उसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए और जा चुके हैं मार्केट के अंदर। इसका मतलब क्या है, इतना पैसा जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि जो पैसा, जितना पैसा पहले था उतना ही पैसे पे ही वापस रह जाए, मतलब उतना ही पैसा रहे। बिकॉज आपको याद है, पैसा अगर बढ़ेगा उसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन यहां पर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर जितना पैसा हमने इंजेक्ट किया था ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको एब्जॉर्ब की जरूरत है, ताकि हम यहां पर जो बैलेंस है उसको बना के रख सकते हैं, हमारा एनपीएस यहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट ना हो जाए। अगर आप आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये बोला जा रहा था कि जो हमारा एनपीएस हो सकता है कि आगे जाकर और ज्यादा रिड्यूस हो जाए। अगर आप सितंबर 2021 की बात करेंगे तो हमारा एनपीए अराउंड 6.9% पे पहुंच चुका था, और सितंबर 2022 होते होते ये प्रोजेक्शन लगाई गई है कि अराउंड 9.5% पे हमारा एनपीएस पहुंच जाएगा। मतलब इतनी ज्यादा हमारे लोन डिफॉल्टिंग शुरू हो जाएगी। नो, व्हाट इज दिस लोन डिफॉल्टिंग ऑल अबाउट, क्यों हो रहा है लोन डिफॉल्टिंग, थोड़ा सा बैक जाकर समझिए। इकोनॉमी स्टार्ट होता है, बहुत सारी एमएसएमई कंपनीज, बहुत सारी बड़ी कंपनीज, वो सब क्या करती है, बैंक से आकर लोन लेती है। क्यों लेती है बैंक लोन, बिकॉज गवर्नमेंट यहां पर पैसा इन्फ्यूज करता है एमएसएमई सेक्टर के लिए, बोलता है कि जिसको भी, किसी भी सेक्टर को अगर पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो हम आपको सस्ते में लोन्स देंगे। द पॉइंट इज, एमएसएमई यहां पर कुछ एमएसएमई ऐसी थी जिन्होंने 1,000 करोड़, मान लीजिए कि 1,000 करोड़ का यहां पर लोन ले लिया, ठीक है। अब सोचिए, लोन ले लिया, उन्होंने सोचा था कि बिजनेस को हम यहां पर बूम कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बट द पॉइंट इज कि अगेन लॉकडाउन आ गया, सारे के सारे सामान वहां पर वहीं पर रख करके खराब हो गए, उसे कारण मान लीजिए कि उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। अब जो ये 1,000 करोड़ उन्होंने लोन में लिए थे, ये वापस कैसे करेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये जो वापस नहीं कर पा रहे हैं ना, दिस इज द मेन कॉज ऑफ के राइजिंग एनपीएस फिर से यहां पर इंक्रीज राइज हो रहा है। सेकंड चीज, ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के कारण अभी भी डिमांड उस तरह, मतलब देखिए, ऑल्दो हमारे यहाँ पे डिमांड फिर से यहाँ पर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, बट द पॉइंट इज डिमांड उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हो रही जैसा पहले था प्री पैंडेमिक लेवल पे। इसी कारण अगेन दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम, उसके कारण भी हमारी एनपीएस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन प्रोडक्शन तो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, उसके कारण क्या है, लोगों का सामान बिक नहीं रहा है, और उसके कारण लोगों को यहाँ पर जो स्पेशली जो इंडस्ट्रीज उनको घाटा होना स्टार्ट हो गया। आरबीआई ने अभी तक इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को प्रॉपरलाइज सॉल्व करने के लिए कोई भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर अभी तक लॉन्च नहीं किया है, बट द पॉइंट इज इसको जल्दी से जल्दी में करना होगा। थर्ड चीज, थर्ड रीजन जो है वो है कि इंटरेस्ट रेट का हमारा स्ट्रक्चरिंग ऐसी है कि प्रॉब्लम और बढ़ रही है, और दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। अगर आप कॉल मनी मार्केट देखेंगे, उसके रेट्स यहां पर रिड्यूस हो गए एज कंपेयर टू रेपो रेट, ठीक है। अब दोनों को समझिए, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का सीधा सा मतलब है एक ऐसा रेट जिस पर्टिकुलर रेट पे कोई भी बैंक आरबीआई से पैसे ले सकता है, ठीक है, शॉर्ट में समझ गए। देखिए, आरबीआई एक हमारी, आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर ऑफ द बैंक्स, ठीक है, मतलब हर एक बैंक जो है वो आरबीआई के पास अप्रोच कर सकता है पैसों के लिए। अगर बैंक को कभी भी कोई भी, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, कोई एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई को मान लीजिए पैसे चाहिए अचानक से, तो क्या करेगा, आरबीआई से डायरेक्टली पैसे मांग सकता है, लेकिन जो पैसे मांगेगा तो ऑब्वियसली उसको कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड एज रेपो रेट, ठीक है। ये हो गया सिंपल रेपो रेट। सेकंड इज कॉल्ड एज कॉल मनी मार्केट। व्हाट इज दिस कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट का सीधा सा मतलब है, सेम एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई को पैसे चाहिए और वो आरबीआई के पास नहीं जाना चाहता है, वो क्या करता है, सिंपली एसबीआई एचडीएफसी के पास जाता है, ठीक है। एचडीएफसी को बोलता है कि मुझे आप एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए पैसा दे दो, ठीक है। तो जो एचडीएफसी का जो पैसा लेकर ना, दैट इज, तो जिस पर्टिकुलर रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे लेता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल मनी मार्केट, ठीक है। दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, दैट पर्टिकुलर रेट इज कॉल्ड एज कॉल मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब आपको
इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। रेपो रेट जो क्या है, एक बैंक यहाँ पे जो है आरबीआई से पैसे लेगा, वो जितने भी इंटरेस्ट रेट में लेगा दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। और कॉल मनी मार्केट में सीधा सा मतलब है एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसे लेगा जिस इंटरेस्ट रेट पे लेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉल मनी मार्केट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए जो यहाँ पे कॉल मनी मार्केट है ना, उसके रेट्स यहाँ पर रिड्यूस हो गए हैं एज कंपेयर टू रेपो रेट। मतलब जब एक बैंक यहाँ पे आरबीआई से पैसे लेने जा रही है, जितना भी पैसा वो पे कर रही है, मतलब रेपो रेट जो पे कर रही है, जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रही है, उससे कम यहाँ पर पे करना पड़ रहा है उनको कॉल मनी मार्केट में। मतलब इंटर बैंक यहाँ पर पैसा लेने में, उधार लेने में एक बैंक से दूसरे बैंक में कम पैसा पे करना पड़ रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट राइट। और सोचिए अगर एक बैंक दूसरे बैंक से यहाँ पर पैसे लेना स्टार्ट कर देगा तो आरबीआई करेगी क्या यहाँ पे? आरबीआई का मेन काम ही यहाँ पर ये है ना, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं हो रहा है। थर्ड चीज, हमारा जो बॉन्ड यील्ड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड का सीधा सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा है और आपने दूसरे बंदे को उसको 90 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 100 रुपए में बेचा था ना, जब आपने 100 रुपए में खरीदा था तो उसके बदले में आपको 110 रुपए मिलने वाले थे। अब सोचिए जिसने ये 90 रुपए में खरीदा है उसको इस चीज पे कितना प्रॉफिट होगा? देखिए उसने 90 में खरीदा है, उसको 110 मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? उसको 20 रुपए का फायदा होगा। देखिए बॉन्ड डील का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही डीप है, इसको हम एक अलग वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप ये समझिए कि बॉन्ड डील जब इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपका बॉन्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। थर्ड चीज, जो कट ऑफ यील्ड रेट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई हो गया है। कट ऑफ यील्ड रेट का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज जब ऑक्शनिंग होती है, किसी भी चीज का जब प्राइसेस इंक्रीज होती है, उस पर्टिकुलर प्राइस को कहते हैं। देखिए ये सब आपको यहां पर समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहां पर समझिए कि इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है हमारी इकोनॉमी का। ठीक है, शॉर्ट में समझिए। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है अभी, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, इन चीजों को मैं अलग से एक वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं इकोनॉमिक लेक्चर लेंगे तो उस चीज में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे। इन सब चीजों के ऊपर अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, ऑथर ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक एकोमोडेटिव फिस्कल पॉलिसी का स्टांस बना के रखना होगा। एकोमोडेटिव का मतलब है हमें रेडी रहना होगा कि अगर हमारी इकोनॉमी यहाँ पे स्लो डाउन की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा इन्फ्यूज करने को रेडी रहना होगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में ये बोलते हैं। अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट हमारा 9.5% के आसपास में इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट याद है क्या होता है? जो हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, मतलब जो हम ट्रेड करते हैं तो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ज्यादा चीजें बाहर से खरीदते हैं तो हमें ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। उसके कारण डेफिसिट इंक्रीज होता है और ये डेफिसिट जो है हमारा लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। सेकंड इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट लगातार इंक्रीज होना है। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? सिंपल शब्दों में समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है सरकार के पास जितना पैसा है उस पैसे से ज्यादा पैसा अगर सरकार खर्च करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट। ठीक है, मतलब रेवेन्यू का मतलब है जितना सरकार के पास पैसा है, कितना सरकार के पास पैसा है और कितना सरकार पैसा खर्च कर रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखा जाएगा कि अराउंड 70% का जो डेफिसिट है ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आ चुका था 2018-19 से लेकर 19-20 के बीच में। 2021 में देखा गया 79% का डेफिसिट आया, मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट के पास था और जितना पैसा खर्च किया उसके बीच में 21% का यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको। और थर्ड 2021 यानी कि जो रिसेंट डेटा है, बजट के जो न्यू एस्टिमेट्स है उसके अनुसार माना जा रहा है कि 76% का रेवेन्यू डेफिसिट हमारा होने वाला है। अगेन आपको यहां पर इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को मैं एक अलग वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नाउ बोला गया है यहां पर, ऑथर ये बोल रहे हैं कि एनी अटेम्प्टेड फिस्कल कंसोलिडेशन एट दिस जंक्चर एम्प्लॉइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपरेशन ना कि टैक्स बायंसी। इसका मतलब है कि अगर आपको फिस्कल कंसोलिडेशन यहां पर करना है, जो भी आपका जो यहां पर देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन का सीधा सा मतलब है कि आपका जो इंपोर्ट्स यहां पर बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं मतलब आपको ज्यादा पैसा बाहर पे करना पड़ रहा है, बट एक्सपोर्ट्स आपका कम है, तो उसका जो पैसा का जो गैप है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैपिटल अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, मतलब जो डिफरेंट चीजों में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ा दीजिए, या फिर आप टैक्स बायंसी बढ़ा दीजिए, आप अपना जो लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं वो बढ़ा दीजिए। बट टैक्स लेना यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहां पर हमें एक चीज जो करनी होगी दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना होगा, बिकॉज दैट कैन प्रूव टू बी ए ग्रोथ ड्राइवर। जहां पर हम जो प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वहां से हम क्राउडिंग इनका हेल्प ले सकते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पे लोगों का हेल्प ले सकते हैं, उसके थ्रू हम अपने डेफिसिट को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। अब ठीक है, जितने भी टेक्निकल चीजें थी अब उसको साइड करते हैं, सीधे शब्दों में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए ओमिक्रॉन लगातार इंक्रीज हो रहा है, ओमिक्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कोविड-19 पैंडेमिक अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि डिमांड यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। हम ऑल्दो डिमांड के लिए काफी ज्यादा रिकवरी कर रहे हैं, बट डिमांड हमारा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है जैसा हम प्री पैंडेमिक लेवल पे थे। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। पब्लिक स्पेंडिंग की अगर आप बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। गवर्नमेंट को अगर कहीं पर इन्वेस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है हेल्थ के ऊपर। माना जा रहा है कि जो पिछले साल का जो बजट आया था, माना गया था उसमें अराउंड 0.2% का यहाँ पर जीडीपी का एक्स्ट्रा मतलब पैसे दिए जा रहे हैं। देखिए अगर आप टोटल पैसा देखेंगे हेल्थ के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो जीडीपी का भी 1% भी पैसा खर्च नहीं करती है गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के ऊपर पैसा खर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए पिछले साल माना गया था कि 0.2% यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि 1% के अंदर 0.2% इंक्रीज होगा, और इस साल माना जा रहा है कि 0.4% इंक्रीज होगा। तो अगेन ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कल हमने बात की थी कि जब आपका इस साल का बजट आएगा तो आपको एक चीज पर फोकस करना है कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट कितना
कितना पैसा ला रही है। सेकंड चीज, आपको एक चीज और फोकस करना है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपको जो गवर्नमेंट है वो कितना एक्स्ट्रा पैकेज ला रही है, कौन कौन से पैकेजेस ला रही है, और क्या आयुष्मान भारत के ऊपर कोई भी मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या कोविड को यहाँ पर आयुष्मान भारत के अंदर लाया जा रहा है। डिफरेंट चीजें हेल्थ के ऊपर जो जो चीजें आएंगे, पैरामीटर्स आएंगे, वो सब चीजों आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखिए, स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हमने बात की कि अभी के टाइम में अगर हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। नाउ ब्रिंगिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट अभी हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जितने घाटे में अभी गवर्नमेंट चल रही है, अगर अभी गवर्नमेंट इस चीज को सॉल्व करने बैठ जाए ना, अभी इस पर्टिकुलर बजट के अंदर गवर्नमेंट अगर ये बोलने लगे कि हम बाकी सब छोड़ के अपना फिस्कल डेफिसिट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। हमारी फिस्कल रिस्क को भी फिलहाल साइड में रख करके, हमारे जो पब्लिक डेट है, जो पब्लिक डेफिसिट है, उसको फिलहाल के मतलब टाइम में साइड में रख करके उसके लिए एक मीडियम टर्म आप सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब अगले 5 से 10 सालों के अंदर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली आप इस डेफिसिट को रिड्यूस करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ की रिकवरी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। बिकॉज सारे पैसे तो वहां निकल जाएंगे ना, तो हमारे पास तो कोई पैसा रहेगा ही नहीं, राइट। अब देखिए, इसलिए बोला जाता है कि व्हेन क्रेडिट लिंक्ड इकोनॉमिक स्टिमुलस हैज एन अनइवन इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ रिकवरी, तो उस टाइम में जो फिस्कल डोमिनेंस है उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब यह है, सोचिए गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा दे रही है, बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस निकाल रही है। 20,000 करोड़ पिछले साल दिया गया था जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसको इंप्रूव करने के लिए। पर ध्यान से सोचिए कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहां पर इंप्रूव हुआ है। क्या रिच और पुअर यहां पर दोनों साथ ही में मतलब इक्वली बेनिफिट हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं हुए। एक अनइवन इंपैक्ट वहां पर देखा गया है, जहां पर जो रिच थे उनके पास तो पैसा चलो मतलब गया है, लेकिन जो पुअर्स थे अभी भी वो पुअर है, उनके पास अभी भी खाने तक को पैसा नहीं है, राइट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द ऑथर। अब बोला जा रहा है कि जो अगला जो बजट आने वाला है, जो 2022-23 का जो बजट आने वाला है, इट शुड मेंटेन अकोमोडेटिव फिस्कल स्टांस। इसका मतलब क्या है? हमें अकोमोडेटिव रहना चाहिए। हमने पीछे देखा था ना हॉकिश, डॉविश, अकोमोडेटिव और न्यूट्रल। तो बोला जा रहा है कि हमें अकोमोडेटिव रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें सिंपली रेडी रहना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पर ग्रोथ रिड्यूस होता है तो हमें उस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी रहना चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है उसको चीज को हम इंक्रीज कर सके, और साथ ही साथ हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और सोशल सेक्टर के ऊपर हम यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से काम कर सके। यहाँ पर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट को हमें पूरी तरीके से एड्रेस करना होगा, तभी हम अपना जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है इस चीज को हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। हमारी जो गवर्नमेंट के वेलफेयर मॉडल्स है उस चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। जितने भी स्पेशली जो पुअर लोग हैं, ऐसे लोग जो कि प्रॉपर अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड चीज, जेंडर बजटिंग के ऊपर हमें एफर्ट लगाना होगा। देखिए, जेंडर बजटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि वुमेन्स के लिए एक अलग से बजट बनाना स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट व्हाट जेंडर बजटिंग इज। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि एनर्जी इंफ्रा, ठीक है, और एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों में जब भी आप जब बनाओगे ना, तो आप वहां पर वुमेन्स को एक प्रॉपर कंसिडरेशन दोगे। मेन और वुमेन दोनों को कंसिडर करके उस पर्टिकुलर बजट को बनाया जाए। दैट इज कॉल्ड एज जेंडर बजटिंग। हाउएवर, हमें अगर अपने इकोनॉमी को फिर से अगर रिकवर करना है, तो एक चीज हमें काम करना होगा, वो अपने सोशल सेक्टर पॉलिसीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा और ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। टू डील विद दीज इश्यूज हमें एक एकोमोडेटिव स्टांस बनाना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं टाइम एंड अगेन जो ऑथर है एकोमोडेटिव स्टांस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं, बिकॉज वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर एकोमोडेटिव स्टांस रहेगा तभी हम आगे जाकर के एक्चुअली अपने ग्रोथ को यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अपने 2022-2023 के अंदर एकोमोडेटिव स्टांस को रखना है। हमें अपने स्टांस को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अब हमारे जीडीपी एस्टिमेट्स की बात करेंगे, जो एडवांस एस्टिमेट्स है, इसका मतलब है कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना जीडीपी है। तो 7 जनवरी को नेशनल स्टैट्स ऑफिस जो एनएसओ है उसने एक एस्टिमेट्स निकाला था। उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है इट विल बी अराउंड 9.2% अगले साल के अंदर। ठीक है, पिछले साल इट वो 7.3%। तो उसके कंपैरिजन में तो काफी हम अच्छा कर रहे हैं, बट जो आरबीआई ने जो लास्ट ईयर जो निकाला था कि हम 2021 के आसपास में 9.5% पहुंच जाएंगे, उसके हम अभी आसपास भी नहीं है, उससे हम काफी ज्यादा नीचे हैं। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है उसका ग्रोथ माना जा रहा है कि अराउंड 17.6% होने वाला है। दैट इज बिकॉज, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी का सीधा सा मतलब होता है कि जब आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी, और जब भी आप एक बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। तो क्यों हमारा नॉमिनल जीडीपी इतना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है? दैट इज बिकॉज आपने देखा था पिछले साल हमारे जो इकोनॉमिक रिकवरी, तो जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारा जीडीपी हुआ था बहुत ज्यादा रिड्यूस था, बहुत ज्यादा कम था। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इस साल हमने काफी ज्यादा बेटर किया, इसलिए हमारा नॉमिनल जीडीपी 17.6% पे पहुंचने वाला है। बट एक्चुअली हमारा रियल जीडीपी विल नॉट इंक्रीज दैट मच। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप जीडीपी एस्टिमेट्स की बात करेंगे, जो कि यूनियन बजट से पहले हमेशा एक टाइप के पब्लिश किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज इसे प्रोजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। गवर्नमेंट जो है इन सब चीजों को चेक करती है कि कितना हमारा जीडीपी ग्रो करने का अंदाजा लगाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से फिर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पैसा अलॉट किया जाता है।
ठीक है ना। ऑथर यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ में एक एंड करना चाहते हैं, जहां बोलना चाहते हैं कि देखिए इंडिया यहाँ पर अपने इस पैंडेमिक को किस तरीके से इमर्ज करेगा, किस तरीके से इन एस्टिमेट्स को यहाँ पर मीट करेगा, किस तरीके से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, इट हैज लिमिटेशंस इन ट्रिगरिंग द ग्रोथ रिकवरी। हमें हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी अगर पिछले कुछ सालों में देखेंगे, वो ग्रोथ को प्रॉपर्ली सस्टेन नहीं कर पाई है। इस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखकर हमारे इस बजट के ऊपर काम करना होगा। हमारे इस बजट में यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को इंश्योर करना होगा, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा सोशल सेक्टर ग्रोथ है, एजुकेशन ग्रोथ है, हेल्थ ग्रोथ है, हर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ पर ग्रोथ सीन हो। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों एडिटोरियल। आई नो ये वाला थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप आपको इकोनॉमिक के कुछ कंसेप्ट भी प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे, और ये एडिटोरियल एग्जैक्टली इसमें ऑथर क्या बोलना चाहते हैं वो चीज आपको समझ आ गया होगा। मेन फोकस यहाँ पर दिया गया है एकोमोडेटिव स्टांस के ऊपर। ठीक है, तो आपको इस चीज के ऊपर प्रॉपर्ली समझ के रखना है। तो आई होप आपको दोनों एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।